आज एल्किल हैलाइड के विरचन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का लास्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। हैलोजन विनिमय द्वारा एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एक्सचेंज होगा और यहाँ पर क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड RI एल्किल आयोडाइड का निर्माण किस विधि से, फिंकलस्टाइन अपक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड का निर्माण। और दूसरा बताने जा रहे हैं एल्किल फ्लोराइड का निर्माण, RF का निर्माण कौन सी अपक्रिया के द्वारा, श्वार्ट्ज अपक्रिया के द्वारा। कौन सी अपक्रिया, श्वार्ट्ज अपक्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले चलते हैं एल्किल आयोडाइड के निर्माण यानी फिंकलस्टाइन अपक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण। तो इसमें होता क्या है कि जो RX होता है, इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम आयोडाइड से। किसे क्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से। और यहां पर X बराबर क्या होता है, X बराबर ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। तो RX की क्रिया किसे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से। यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, एसीटोन। क्या सॉल्वेंट होता है, एसीटोन विलायक लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें RX की, एल्किल हैलाइड की, यहाँ पे कौन सा हैलाइड होगा, या तो एल्किल ब्रोमाइड होगा या तो एल्किल क्लोराइड होगा। उसकी क्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड से। किससे क्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से, NaI से क्रिया कराते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे हैलोजन का विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज। ये जो हैलोजन है ये सोडियम के साथ आ जाता है और ये जो हैलोजन है आयोडीन वो R के साथ आ जाता है और क्या बन जाता है, RI एल्किल आयोडाइड। और क्या बनेगा, इस सोडियम के साथ में X आ जाएगा और क्या हो जाएगा, NaX। क्या बनेगा, NaX। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए कि ये है RBr, X की जगह क्या है Br, या R की जगह आप लिख लें CH3Br लिख लें, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन। इसकी हम क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से। विलायक क्या होगा, एसीटोन होगा और बनेगा क्या, देखिए हैलोजन का विनिमय हो जाएगा। आयोडीन ब्रोमीन के जगह पर चला जाएगा, ब्रोमीन आयोडीन के जगह पर चला जाएगा। क्या बन जाएगा CH3I और प्लस क्या बनेगा, सोडियम के साथ ब्रोमीन आ जाएगा तो क्या बनेगा NaBr। सोडियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को फिंकलस्टाइन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, फिंकलस्टाइन अपक्रिया। इस तरह से हैलोजन विनिमय के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है, और ये साल्ट बनता है लास्ट में, NaX जो साल्ट बनता है वो साल्ट एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है, वह साल्ट एसीटोन में अवक्षेप बना लेता है।
ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं एल्किल फ्लोराइड का निर्माण। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण श्वार्ट्ज अपक्रिया, श्वार्ट्ज अपक्रिया के द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एल्किल फ्लोराइड में के निर्माण के लिए क्या करते हैं, एल्किल फ्लोराइड के निर्माण की एक उत्तम विधि है, बेहतर विधि, अच्छी विधि है। इसके द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे हम ले लेते हैं RX, जैसे यहाँ पे RX लिया गया फिंकलस्टाइन क्रिया में, वैसे यहाँ पे भी हम लेंगे RX और इसकी हम क्रिया करवाएंगे। इसकी किससे क्रिया करवाएंगे, इसकी क्रिया हम करवाएंगे या तो सिल्वर के फ्लोराइड से या एंटीमनी के फ्लोराइड से या कोबाल्ट के फ्लोराइड से। सिल्वर फ्लोराइड होता है, एंटीमनी का फ्लोराइड होता है, कोबाल्ट का फ्लोराइड होता है, इनसे हम क्रिया करवाते हैं। और क्रिया कराने पर क्या होता है, ये जो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर, अच्छा यहाँ पे गर्म करना पड़ता है, यहाँ पे क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं इसको। और यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर X से क्रिया कर लेगा और RF से क्रिया कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, RF सिल्वर फ्लोराइड और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा AgX। यहाँ पे X बराबर क्या होगा, यहाँ पे X बराबर होगा क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। यहाँ पे X बराबर क्या होगा, कौन सा हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे X की जगह या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन होगा। और इसकी जब हम सिल्वर के फ्लोराइड से, एंटीमनी के फ्लोराइड से, कोबाल्ट के फ्लोराइड से, एक धातुएं हैं, इनके फ्लोराइड से जब हम क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाता है और RF बनता है और AgX बनता है। इसको गर्म करना पड़ता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर X बराबर क्या होगा, X बराबर होगा या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। इसको आप ऐसे लिखिए, मान लीजिए CH3Br है और यहाँ पर लिया गया AgF और यहाँ पे गर्म किया गया तो बन जाएगा CH3F और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा और एल्किल फ्लोराइड बनेगा। एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन यानी मेथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमेथेन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा, हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल आयोडाइड का निर्माण, जिसे फिंकलस्टाइन अपक्रिया द्वारा बताया गया। और एल्किल फ्लोराइड का निर्माण श्वार्ट्ज अपक्रिया के द्वारा आपको बताया गया है। तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ पे सॉल्वेंट एसीटोन होगा, यहाँ पे इनकी उपस्थिति में इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे जो NaX बनेगा वो क्या होगा, एसीटोन सॉल्वेंट में क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा। दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन विनिमय हो रहा है। दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन विनिमय हो रहा है। यहाँ पे X ब्रोमीन या क्लोरीन है, ये ब्रोमीन या क्लोरीन X की जगह है और यहाँ पे आयोडीन है, तो आयोडीन का ब्रोमीन से या ब्रोमीन का या आयोडीन का क्लोरीन से एक्सचेंज हो जाएगा और R के साथ क्या आ जाएगा, I, और X जो कि Br या Cl होगा वो Na के साथ चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्सचेंज ही हो रहा है। सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं RX से, तो X फ्लोरीन से एक्सचेंज हो जाएगा, सिल्वर के साथ X आ जाएगा
और फ्लोरीन आर के साथ एल्किल के साथ आ जाएगा। और यहां पर X बराबर क्या होगा, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसका हल भी दिया हुआ है किताब में। प्रश्न संख्या है 10.3 और ये दिया हुआ है कि ये यौगिक है CH3 ट्वाइस CH2 CH3, इसकी मुक्त मूलक अभिक्रिया कराएगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन कराया गया क्लोरीन से और मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बना, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन उसकी जगह जुड़ गया। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसके कितने समावयवी बनेंगे, कितने आइसोमर्स बनेंगे, कितने समावयवी रूप इसके हो सकते हैं। तो देखिए, इसकी संरचना को आप इस तरह से लिख लीजिए, CH CH3 CH3 CH2 CH3 और इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है, Cl2 से। वही HNO सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, इसके बारे में वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले। यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। तो देखिए होगा क्या कि जितने भी कार्बन हैं उन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, या चूंकि हाइड्रोजन व्युत्पन्न के ही समावयवी आपको बताने हैं, एक ही हाइड्रोजन हटेगा, एक ही क्लोरीन आकर जुड़ेगा, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न होगा। यहां से भी एक हाइड्रोजन हट सकता है, एक क्लोरीन जुड़ सकता है, यहां से भी एक हाइड्रोजन हट सकता है, एक क्लोरीन जुड़ सकता है, और यहां से भी एक हाइड्रोजन हटकर एक क्लोरीन क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक समावयवी रूप हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा तो दूसरा समावयवी रूप हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो तीसरा समावयवी रूप हो गया, और यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटकर एक Cl जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका चौथा समावयवी रूप होगा। तो इसके कितने समावयवी रूप हो सकते हैं, जैसे देखिए ये पहला समावयवी रूप क्या होगा, CH3 CH CH2 और यहां पर आप जोड़ दीजिए Cl और प्लस क्या बनेगा, HCl। यहां से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन क्या हो गया, जुड़ गया, तो मोनोहैलो व्युत्पन्न हो गया। मोनोहैलो व्युत्पन्न मतलब एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया एक हाइड्रोजन हटाकर। उसके बाद में दूसरा समावयवी रूप क्या होगा, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर एक Cl को जोड़ा गया, अब दूसरी बार क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर एक Cl जोड़ देंगे तो दूसरा रूप हो जाएगा CH3 CH, यहां पे Cl जोड़ देंगे, और यहां पे पहले अभी CH2 लिखते हैं, CH3 और प्लस Cl2, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3 CH CH3 CH, यहां पे Cl जोड़ेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3। ये दूसरा समावयवी रूप हो गया, और प्लस क्या बनेगा, HCl। उसके बाद में तीसरा समावयवी रूप क्या होगा, तीसरा वाला, यहाँ पे क्या होगा, पहली बार यहां से हाइड्रोजन हटाया गया
दूसरी बार यहां से हाइड्रोजन हटाया गया, तीसरी बार यहां से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH2 CH3 Cl2 CH3 C CH3, और यहां पर क्या जुड़ गया, Cl, क्या जुड़ गया, Cl, हाइड्रोजन हटकर ये हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे Cl जुड़ गया, और उसके बाद में CH2 CH3, ये तीसरा समावयवी रूप हो गया। चौथा समावयवी रूप क्या होगा, अब यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे, या तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें या तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें, तो एक ही समावयवी रूप दोनों होंगे। CH3 CH CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 वही H, यहां से क्या करें, CH2 और क्या जोड़ दें, Cl, एक हाइड्रोजन हटा और एक Cl जुड़ा, CH3 CH CH2 CH3, अब देखिए इसके चार समावयवी रूप होंगे, चार आइसोमर्स होंगे, चार समावयवी रूप होंगे। देखिए यहां से हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन जुड़ा, फिर दूसरी बार क्या हुआ, इस यहां से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जुड़ा, तीसरी बार क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन जुड़ा, और चौथी बार या तो यहां से या तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन आप क्या करें, जोड़ दें। तो इस प्रकार से इसके कुल चार समावयवी रूप, चार आइसोमर्स होंगे। यही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। CX आबंध की प्रकृति हम पहले बता चुके थे, उसमें CX आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट के बारे में नहीं बताया गया था। तो आज हम चर्चा करते हैं CX आबंध के डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, हम पहले बता चुके हैं कि जो CX बंध है, इसमें जो X है वो हैलोजन है। X बराबर या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या क्या होगा, आयोडीन होगा। अब देखिए ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ये हैलोजेंस, और इस कारण ये जो कार्बन और X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के बीच का जो बंध है, जो सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये पोलराइज्ड होता है, इसमें ध्रुवणता होती है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन क्यों होता है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है, ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े, जिसमें से एक कार्बन ने दिया एक हैलोजन ने दिया, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की तरफ खींचे होते हैं, क्योंकि इनमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता अधिक होती है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण X पर क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन X की ओर खींचे होते हैं, इसलिए X पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और ये जो C है इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी कारण
इसमें दो पोल बन जाते हैं, डाईपोल बन जाते हैं। डाईपोल क्यों बना? क्योंकि एक ऋण ध्रुव बनता है, एक निगेटिव पोल बन जाता है और एक पॉजिटिव पोल बन जाता है। इस तरह से ये बंध एक डाईपोल की भांति व्यवहार करता है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। अब यहां पे देखिए, ये जो X है ये एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो देखिए यहां पे हो सकता है CF, फिर क्या हो सकता है CCl, X की जगह या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, यहां हो सकता है CBr या हो सकता है CI। अब यहां पे देखिए किनमें अधिक पोलराइजेशन होगा और किसमें कम पोलराइजेशन होगा। देखिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति जिसमें सबसे अधिक होगी वो ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा ध्रुवता उत्पन्न करेगा, वो बंध को उतना ही ज्यादा ध्रुवीय बना देगा, पोलराइज कर देगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें, विद्युत ऋणात्मकता, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उससे कम है क्लोरीन, उससे कम है ब्रोमीन और उससे कम कौन है? आयोडीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व X में, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हैलोजेंस में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरे आवर साड़ी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन हैलोजेंस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब यहां पे देखिए अगर X की जगह फ्लोरीन हो तो एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए CF बंध का जो पोलराइजेशन होगा वो अधिक होगा। CCl बंध का पोलराइजेशन उससे कम होगा, CBr बंध का पोलराइजेशन उससे कम होगा और CI बंध का पोलराइजेशन उससे कम होगा, क्योंकि I सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और F सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त किससे करते हैं? म्यू से। और म्यू बराबर क्या होता है? Q इंटू डी। Q क्या है? ये आवेश है और D क्या है? दूरी, डिस्टेंस, ये दूरी है। द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर करता है, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू निर्भर करता है Q आवेश और D यानी डिस्टेंस पर। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये जो दो तत्व हैं और एक पर पार्शली ऋणावेश है, मानिए धनावेश है, उस पर पार्शली क्या है? ऋणावेश है। तो ये जो आवेश है वो Q का मान होगा और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? D। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। जैसे मान लीजिए ये पार्शली धनावेशित ये कार्बन है और ये पार्शली ऋणावेशित क्या है? X है। तो जो पार्शली ऋणावेश होगा वो Q होगा और C और X के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो क्या होगा? D होगा। और Q इंटू डी का गुणनफल क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू डी का क्या होता है? गुणनफल होता है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए,
हम ये बात सोच सकते हैं, हम ये बात समझ सकते हैं कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है और इस कारण फ्लोरीन पर ऋण आवेश अधिक होगा और कार्बन पर धनावेश उतना ही अधिक होगा। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता कम है, इसलिए क्लोरीन पर ऋण आवेश फ्लोरीन के सापेक्ष कम होगा। ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता क्लोरीन से भी कम है, इसलिए ब्रोमीन पर जो ऋण आवेश है उससे कम होगा। और आयोडीन में चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता आयोडीन में सबसे कम है और इसलिए इस पर ऋण आवेश सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक आवेश Q किस पर होगा? F पर, और सबसे कम आवेश किस पर होगा? I पर। यानी कहने का मतलब है कि Q का मान F के लिए, CF बंध के लिए Q का मान सबसे अधिक होगा और CI बंध के लिए Q का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। और इसलिए CF बंध का चूंकि Q सबसे अधिक है और इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? सबसे अधिक होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है? CCl बंध का, और उसके बाद में होता है CF बंध का, और उसके बाद में होता है CBr बंध का, और उसके बाद में होता है CI बंध का। सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है? CCl बंध का, उसके बाद में CF बंध का, उसके बाद CBr बंध का, उसके बाद CI बंध का। देखिए, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण Q और D का गुणनफल होता है, चूंकि फ्लोरीन का रेडियस बहुत छोटा होता है, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है, और कार्बन तो सब में कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन की त्रिज्या बहुत छोटी होने के कारण Q का मान तो अधिक है, लेकिन फ्लोरीन की त्रिज्या रेडियस बहुत छोटा होने के कारण ये जो D का मान होता है वो काफी कम होता है। और फ्लोरीन के सापेक्ष क्लोरीन की त्रिज्या काफी बड़ी होने के कारण इसके Q का मान तो कम होता है, लेकिन D का मान ज्यादा होता है, और इसलिए इसके Q इंटू डी, CCl बंध के Q इंटू डी का गुणनफल क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसलिए CCl बंध का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और CF बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। और उसके बाद में आप सीरियल से चल सकते हैं। CBr का द्विध्रुव आघूर्ण CF से क्या होगा? कम होगा, और CI का द्विध्रुव आघूर्ण CBr से क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से इसको याद रखना जरूरी है, इस क्रम को याद रखना जरूरी है, जिससे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Q का मान क्या होगा? फ्लोरीन पर सबसे अधिक होगा, क्लोरीन पर उससे कम होगा, Br पर उससे कम होगा, आयोडीन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की क्षमता फ्लोरीन में सबसे अधिक है, इसलिए इस पर ऋण आवेश सबसे अधिक होगा। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की क्षमता फ्लोरीन से कम है, इसलिए क्लोरीन पर ऋण आवेश उससे कम होगा। ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की क्षमता उससे कम, इसलिए ब्रोमीन पर ऋण आवेश उससे कम होगा। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की क्षमता सबसे कम, इसलिए आयोडीन पर ऋण आवेश सबसे कम होगा। यानी Q का मान इस क्रम में घटता जाएगा, इसलिए Q इंटू डी का मान, ठीक है, इसी क्रम में क्या होगा? घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू डी का गुणनफल होता है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की क्षमता तो अधिक है, लेकिन इसका रेडियस काफी छोटा होता है, और क्लोरीन का रेडियस फ्लोरीन के सापेक्ष बड़ा होता है, और इसलिए Q इंटू डी का गुणनफल CCl का ज्यादा आता है और CF का क्या होता है? कम आता है, और इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का ये क्रम क्या होता है? हमें प्राप्त होता है।